हाँ जी क्लास, तो चैप्टर 1 से यहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये 2 यूनिट्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स इसको हम लोग बोलते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। इलेक्ट्रोस्टैट्स हम लोग उसको बोलते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैट्स में 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अच्छा, जो भी मैं कुछ बोल रहा हूँ और मेरा जो लेक्चर है, इसके साथ हमारा मॉड्यूल एसोसिएटेड होता है, जो कि आप लोगों को फिजिकली इंस्टीट्यूट से कलेक्ट करना होता है या फिर आपको कुरियर के माध्यम से भेज दिया जाता है। फिलहाल उसका एक पीडीएफ वहाँ पे शेयर किया गया है। आप उसको पीडीएफ देखना चाहते हैं कि हमारे मॉड्यूल्स किस तरह से होते हैं, उनका क्या सैंपल मॉड्यूल है, क्या तरीका है। एंड ऑफ कोर्स इस क्लास के लिए तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के लिए तो मॉड्यूल चाहिए ही, तो आप उसे डाउनलोड करके उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। खैर, फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की, और जो चैप्टर 2 है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये 2 चैप्टर टोटल मिला के 8 मार्क्स के आते हैं सीबीएसई में। इसका मतलब 4 नंबर का ये आता है, 4 नंबर का ये आता है, लेकिन ये बहुत लंबे चैप्टर्स हैं। ये पूरी 12th क्लास की फिजिक्स के सबसे लंबे, सबसे बड़े चैप्टर्स में से एक है, मतलब 2 हैं, मतलब सबसे बड़े चैप्टर्स हैं बेसिकली। तो हम लोग जो शुरू कर रहे हैं और जो आपके पास पैकेजेस होंगे वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के ही होंगे। मैं कोशिश करता हूं हमेशा जब भी मैं लेक्चर लेता हूं कि मैं आपकी बुकलेट में लिखी हुई लाइनें को रीड ना करूं, मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊं। और जैसे कि मैंने अपने ओरिएंटेशन क्लास में भी बोला था कि मैं आपको चाहता हूं कि मैं आपको इन बिटवीन द लाइंस पढ़ा सकूं। इन बिटवीन द लाइंस मतलब कि उस पॉइंट को पढ़ के आपको उन स्टेटमेंट्स को पढ़ के वो समझ में आ सके जो मैंने समझाया है। My lecture will not be a repetition of any content from any book, but that will definitely complement that book. And of course, that content will complement my lecture also. तो सिर्फ सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है। लिखना ठीक है, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, लेकिन सुनना समझना बहुत जरूरी है चीजों को, आराम से, संयमता से। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में अगर आपके पास पैकेजेस हैं तो आप देखेंगे वहां पे कुछ इंट्रोडक्शन लिखा है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हमारी डे टू डे लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, शायद आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जो सिलिंड्रिकल कंटेनर्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल रिफिल करने के लिए जो कंटेनर आता है जिसके अंदर बहुत सारा पेट्रोल होता है, उसके पीछे एक चेन लटका रखी होती है। या फिर आजकल आपने सुना हो कि जो आपके एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जो एरोप्लेन्स होते हैं, उनके जो टायर्स होते हैं, उन टायर्स को भी स्लाइटली कंडक्टिंग बनाया जाता है। तो सवाल है ऐसा क्यों किया जाता है। जैसे हम इसकी बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि एक व्हीकल है जिसके अंदर हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, जिसके अंदर पेट्रोल डीजल कुछ है। अगर ये चलेगा तो एयर फ्रिक्शन की वजह से, किसकी वजह से, एयर फ्रिक्शन की वजह से इसकी सरफेस पे हो सकता है कुछ चार्ज आ जाए। और सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ये बड़ा फेमस नाम है, बहुत बड़ा नाम है सर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बोलने में 2 शब्द लग रहे हैं, लेकिन सर ये माई बाप हैं चार्ज के। इन्होंने नाम दिया इनका, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया चार्ज का। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी खुद की थीसिस में, अपने खुद के पेपर में चार्ज को इलेक्ट्रिक फायर का नाम दिया। और वहीं से मैं एक शब्द उठा रहा हूं कि चार्ज अगर किसी बॉडी पे आ जाता है तो वो चार्ज फायर क्रिएट कर सकता है, आग लगा सकता है। इसलिए ये चार्ज अर्थ को दे दिया जाए, इसलिए हम यहां पे एक चेन लटकाते हैं ताकि जो एक्सेस चार्ज है वो फायर क्रिएट कर दे, वो स्पार्क प्रोड्यूस कर दे, इसलिए वो नीचे चला जाए ताकि वो सेफली टैंकर मूव कर सके। We have a wide application of electrostat in our daily life, but I am going to start with the concept of charge only. कि सर चार्ज होता क्या है, What is charge? चार्ज क्या होता है। तो जब भी मैं ये शब्द कभी क्लास में पूछता हूं, मेरे साथ बच्चे बैठे होते हैं, तो सर बड़ी तेजी से बोलते हैं सर पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अबे लल्लू राम, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के टाइप होते हैं, मैं कह रहा हूं चार्ज क्या होता है। आप डिफरेंस को समझो।
मैं दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं और आप मेरे साथ साथ पलट के बोल सकते हैं और आपको बोलना भी चाहिए, आपको रिपीट भी करनी चाहिए ये बात। आप मेरा वीडियो लेक्चर बोलते बोलते अगर साथ में बोलते रहोगे बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है आपके घर वाले आपको साथ में बैठा देखे, अपने आप अकेले में बात करता देखे, कुछ अजीब समझ लें, लेकिन समझने दो, कोई नहीं। हर दीवाने को पागल कहा जाता है, ये फितरत है सर, पढ़ाई के लिए दीवानगी होनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि चार्ज सुनते ही आपके बैकग्राउंड में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ दिखाई देना शुरू हो जाता है। चार्ज सुनते ही आपके दिमाग में आना शुरू हो जाता है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। बट इनके फैक्ट्स आपको नहीं पता है। मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं कि आपको फैक्ट समझने हैं। देखो, कई चीजें होती हैं जिनके पीछे के लॉजिक मुझे नहीं पता होते। जैसे घर में एक आदमी है, घर में हमारे एक आदमी है जिसे हम पापा बोलते हैं। पापा को पापा क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने बताया कि हमें पापा बोलो। तुम्हारे पापा हैं। किसने बताया? पापा ने बताया। नहीं, तुमने कहा था मम्मी ने बताया। अरे मम्मी को मम्मी बताया, मम्मी ने। इनके फैक्ट्स नहीं है भाई, वो पापा हैं। पॉइंट इज, आपको बहुत टाइम से पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। किसने बताया? नहीं पता। पापा पापा हैं, किसने बताया? नहीं पता। पता है, लेकिन चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल क्यों करता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट क्यों करता है? इसका जवाब है जो दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। शायद आप में से किसी ने बेंजामिन फ्रैंकलिन के काइट के और की वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में कभी सुना हो, बट नहीं सुना है तो चलो कोई नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। यहां पे मैं ओरिएंटेशन क्लास में भी बोल रहा था, और मैं जब ओरिएंटेशन क्लास अपनी सुन रहा था दोबारा से, तो मैंने देखा मैं एक पॉइंट वहां पे मिस कर गया। मैं आपको बता रहा था कि सेल्फ स्टडी क्या होती है। अब खुद सोचो, मैंने एक पॉइंट बोला, मैंने बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम लिया, मैंने उनके काइट फ्लाई का एग्जांपल लिया, मैं चार्ज के बारे में बोल रहा हूं। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, मेरे लेक्चर को सुनना, मेरे लेक्चर को नोट करना, ये सेल्फ स्टडी नहीं है। जब मेरे आप लेक्चर को सुन लोगे, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो जो वहां से कॉन्सेप्ट डिराइव करोगे, अपने स्कूल टीचर्स की जो बातें सुनोगे, वहां से जो कॉन्सेप्ट डिराइव करोगे, उन सारे पॉइंट्स को, उन सारे डॉट्स को आपस में कनेक्ट करना, ये सेल्फ स्टडी है। सिर्फ एनसीईआरटी लेके बैठ जाना और उनकी लाइनों को अंडरलाइन करना, हाइलाइटर से उन्हें मार्क करना, ये कतई भी एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है, कतई भी ये सेल्फ स्टडी नहीं है। सेल्फ स्टडी होता है अपने अंदर से आत्म जागृति करना कि साहब ये सही है, ये गलत है, इन्होंने ये बोल दिया था, ये पूछ लेता हूं, डाउट पूछना है, सर को फोन कर देता हूं, सर को मैसेज कर देता हूं, सर से मिलने चला जाता हूं, ये सेल्फ स्टडी है। उसी चीज को कॉपी कर देना। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं हर बच्चे को जो मेरे पास पढ़ता है कि सर आप एक रजिस्टर बनाओ न्यूमेरिकल का, और उस न्यूमेरिकल के रजिस्टर में आप क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, फिर स्पेस छोड़ दो, फिर क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, फिर स्पेस छोड़ दो। स्पेस क्यों छोड़ दो? बिकॉज जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे, आप कुछ पॉइंट्स लिख रहे होंगे अपने खुद के कि सर ये इसमें ये कुछ होना चाहिए था, कुछ सर से डाउट पूछना है, कि सर से कुछ बात करनी है। ये स्ट्रैटेजी है, ये प्लानिंग है मेरे काम करने की। ये मैं ऐसे काम करता हूं, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ ऐसे काम करेंगे। खैर, मैं वापस चलता हूं। तो मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज की, कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, और मैं बात कर रहा था सर बेंजामिन फ्रैंकलिन की, क्योंकि ये भगवान है एक्चुअली चार्ज के, सर बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इन्होंने बताया चार्ज के बारे में, उन्होंने बोला सर चार्ज क्या है। मैं आपको स्टेटमेंट बोलता हूं और आप मेरे साथ, जैसे मैं कह रहा था, रिपीट कर सकते हैं। मैं दो स्टेटमेंट बोलूंगा और आप एक स्टेटमेंट जल्दी से पकड़ लोगे। आपकी आवाज मेरे पास नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको रिपीट करना है मेरे साथ। मैं बोल रहा हूं, दो स्टेटमेंट में से सही स्टेटमेंट पकड़ना। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है या इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है या इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज है। तो सवाल निकल कर आया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है या इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। तो जवाब बनता है सर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो सब एलिमेंट्री पार्टिकल है, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है।
माई पॉइंट इज, आपको समझ में आता है कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज नहीं है, चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया? उन्होंने वो किया जो तुम बचपन में किया करते थे। उन्होंने एक ग्लास का स्केल लिया, ये प्लास्टिक का एक स्केल लिया, उस प्लास्टिक के स्केल को अपने बालों से रगड़ा और देखा कि वो कागज के टुकड़ों को चिपका रहा था। तुम बचपन में करते थे यार, वो रिसर्च में खाली टाइम होता था, वो कोई एक्स्ट्रा पीरियड लग जाता था, कोई टीचर नहीं आता था, प्लास्टिक का स्केल निकालते थे, बालों से रगड़ते थे, कागज के टुकड़े बिछा लेते थे, कागज के टुकड़ों को स्केल से चिपकाते थे। याद करो, स्टैटिक क्लिंग नाम था उस कॉन्सेप्ट का, स्टैटिक क्लिंग। पॉइंट ये चल रहा है कि जैसे ही मैं किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रगड़ता हूं, उस ऑब्जेक्ट पे एक प्रॉपर्टी आ जाती है ऑफ अट्रैक्टिंग सम ऑब्जेक्ट्स। उन्होंने, कौन इन्होंने? इन्होंने, मेरे वो नहीं ये। तो इन्होंने इसको बोला कि साहब इसके पास कुछ आ गया, इसके पास कुछ प्रॉपर्टी आ गई। दैट प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एज चार्ज। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी कि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर सकता है, दूसरे प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, इसे चार्ज बोलते हैं। या वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से रिपेल हो सकता है या दूसरे प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, उसे चार्ज बोलते हैं। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो दूसरे इलेक्ट्रॉन पे या दूसरे प्रोटॉन पे, यानी वो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है या उस पे फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, उसको हम लोग चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज इज नथिंग बट इट इज अ प्रॉपर्टी। यू कैन रीड योर स्टेटमेंट फ्रॉम पेज नंबर 1 ऑफ योर बुकलेट। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब अपनी सारी बातें समझाई तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। कॉन्सेप्ट था ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज का। कॉन्सेप्ट था ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज का। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में जो शब्द है ट्राइबो इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है घिसना। जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ घिसते हैं तो एक दो बॉडीज पे कुछ चार्ज आ जाते हैं। वो सीरीज जो थी उन्होंने बनाई, उसका नाम ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज रखा। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज समझने के लिए हमें एक शब्द समझना है, इसका नाम होता है वर्क फंक्शन। ये शायद आप लोगों के लिए फेमिलियर होगा बिकॉज आपने आयनाइजेशन एनर्जी पहले सुना हुआ है। आयनाइजेशन एनर्जी आपको याद होगा होती थी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर ऑर्बिट और अ शेल। इसी प्रकार से वर्क फंक्शन का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सरफेस। तो किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाल देना वर्क फंक्शन कहलाता है। किसी शेल से इलेक्ट्रॉन निकाला तो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाया था। किसी शेल से इलेक्ट्रॉन निकाला था तो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाया था। किसी बॉडी के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाला है तो उसको वर्क फंक्शन बोला गया। वर्क फंक्शन चूंकि हमारा एनर्जी है तो जूल में कैलकुलेट होना चाहिए, बट सब एलिमेंट्री पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस सब की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट होती है और उसका वर्क फंक्शन का जो सिंबल है वो होता है फाई। खैर, हम बात कर रहे हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज की। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज वर्क फंक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर का अरेंजमेंट है। जैसे हम लोग बात करते हैं ग्लास की, या मैं बात करता हूं माइका की, या मैं बात करता हूं ह्यूमन हेयर की, बालों की, या बीच में ले लेता हूं कोई मटेरियल में सिल्क, या फिर सबसे आखिरी में लेता हूं प्लास्टिक। मैंने सारे मटेरियल्स नहीं लिखे हैं, मैंने कुछ कुछ लिख दिए हैं बीच में। ग्लास, माइका, ह्यूमन हेयर, सिल्क, प्लास्टिक एंड सो ऑन। ये सारे मटेरियल जो हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वर्क फंक्शन में। तो इस ऑर्डर में क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग वर्क फंक्शन। यहां पे वर्क फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास का वर्क फंक्शन लीस्ट होता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, और प्लास्टिक का वर्क फंक्शन हाईएस्ट होता है। तो यहां पे लिख देता हूं हाईएस्ट वर्क फंक्शन। तो ये लीस्ट वर्क फंक्शन, ये हाईएस्ट वर्क फंक्शन। एक ऑर्डरली अरेंजमेंट है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ट्राइबो का मतलब जैसे मैंने आपको सिखाया, रगड़ना, रब करना। ट्राइबो का एक्चुअली ग्रीक मतलब वही है। खैर, तो जब हमने इसे अरेंज किया और हमने बोला कि साहब मान लीजिए ग्लास की एक रॉड लेके मैंने उसे सिल्क के कपड़े के साथ रब किया,
अब अमूमन सी बात है कि अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करोगे तो हर सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है, कोई भी परफेक्टली स्मूथ तो होता नहीं है। तो अगर आप एक सरफेस को दूसरे सरफेस के साथ रब करोगे तो फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो बॉडीज हैं, बॉडी ए और बॉडी बी। इस बॉडी का वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिकॉज आप समझ रहे हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन, और इसका वर्क फंक्शन मान लीजिए 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका है 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मान लीजिए आपने इन दो बॉडीज को आपस में रब किया, तो रब करने से क्या प्रोबेबिलिटी है और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, चूंकि इसका वर्क फंक्शन कम है। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वर्क फंक्शन, आपने प्रोड्यूस कर दी मान लो फ्रिक्शन से हीट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो डेफिनेट सी बात है ये बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और ये बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। भाई जिसका वर्क फंक्शन कम है उसके लिए इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है, तो जिसका वर्क फंक्शन कम होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इसका मतलब ग्लास और सिल्क को अगर आपस में रब करें तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, और चूंकि ग्लास का वर्क फंक्शन कम होता है, सिल्क का वर्क फंक्शन ज्यादा होता है, तो ग्लास अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इस पे ले आता हूं मैं पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो हमने कन्वेंशन बना ली सदा के लिए, बिकॉज ग्लास से कम वर्क फंक्शन किसी का नहीं होता। तो ग्लास को जब भी माइका से, ह्यूमन हेयर से, सिल्क से किसी के साथ भी रब करूंगा तो ग्लास हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा, बिकॉज उसका वर्क फंक्शन सबसे कम होता है। तो जैसी किसी के साथ भी हीट करूंगा, हीट जैसी थोड़ी सी प्रोड्यूस होगी, ग्लास अपने इलेक्ट्रॉन निकालने को भागेगा कि साहब मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो, मेरे ले लो। उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इन्होंने गेन कर लिए। अब इमेजिन करो कि सिल्क को प्लास्टिक के साथ रब किया, यानी प्लास्टिक की रॉड ली, सिल्क के कपड़े के साथ उसे रब कर लिया, तो मुझे मालूम है प्लास्टिक और सिल्क में सिल्क का वर्क फंक्शन कम है। जब सिल्क का वर्क फंक्शन कम है तो सिल्क इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यानी इस बार सिल्क पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और प्लास्टिक पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये मैंने आपको एक सीरीज बना दी, और सीरीज में दो एक्सट्रीमिटीज ली, दो एक्सट्रीम्स लिए, एक ग्लास एक प्लास्टिक। और मैंने इनका नाम क्यों लिया आप समझ जाओगे जब मैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट की बातें आपसे करूंगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्हीं दो मटेरियल्स का चुनाव किया, लेकिन उस टाइम तक पॉजिटिव नेगेटिव की बातें नहीं थी। उन्होंने कहा मान लीजिए आपने ग्लास की रॉड ली, उसको किसी बॉडी के साथ रब किया, मान लीजिए मैंने बालों से रब किया, मैंने देखा वो बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है, मैंने कह दिया इस पे चार्ज है, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग is called as a charge, property of repulsion repelling is also called as a charge। लेकिन इस बॉडी पे कुछ प्रॉपर्टी आ गई कि वो अपने ऊपर कुछ चिपका रही है, वो कैसे कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर मैंने ग्लास की रॉड ली, रब करी और उसके ऊपर कुछ पेपर्स रखे, मान लीजिए यहां पे ग्लास है, अच्छा समझो कैसे अट्रैक्ट करता है भी बता ही देता हूं। चलो मान लीजिए ग्लास की रॉड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिकॉज किसी भी मटेरियल से नीचे से उसे रब करो, बिकॉज ग्लास सबसे ऊपर होता है तो ये तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ही करेगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। मान लीजिए नीचे कागज के टुकड़े पड़े हैं, एक कागज का टुकड़ा मैं अपने दिखा दिया, अब कागज का टुकड़ा है ये तो होगा न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसके पास बहुत सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकते हैं, तो मैंने दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव दिखा दिए। तो होगा क्या, इस पॉजिटिव चार्ज में इंडक्शन की वजह से ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये इसके नजदीक आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज यहां पर रिपेल हो जाएंगे, और इस पॉजिटिव और इन नेगेटिव के बीच में क्या होना शुरू हो जाएगा, अट्रैक्शन। इसलिए ये कागज इस पे झट से चिपक जाता है। इसको हमने नाम दिया था स्टैटिक क्लिंग, इस फिनोमिना का नाम हमने इसको दिया था स्टैटिक क्लिंग। खैर यहां पे फिलहाल जरूरी नहीं है, मैं बात कर रहा हूं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक ग्लास की रॉड ली, उन्हें सिल्क क्लॉथ पे ऐसे रब किया, ग्लास की रॉड को सिल्क क्लॉथ पे ऐसे रब किया, और देखा कि इसने कागज को चिपकाना शुरू कर दिया, इसमें कुछ प्रॉपर्टी आ गई, उस प्रॉपर्टी का नाम उन्होंने दे दिया क्या, चार्ज। इट इज अ प्रॉपर्टी। अब उन्होंने एक ग्लास रॉड और ली, उसको भी रब करके लाया और उसको सामने ऐसे रख दिया, और जैसी मैंने आमने सामने रखा
ये दोनों रिपेल करने शुरू हो गए क्योंकि दोनों पे चार्ज था, क्योंकि सिमिलर चार्ज था, वो रिपेल कर गए। या फिर ऐसे बोलो कि उन्होंने कहा कि ग्लास वाला चार्ज ग्लास वाले चार्ज को रिपेल करता है, इसीलिए सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस रिपेल ईच अदर। और सेम ये कहानी हुई प्लास्टिक के साथ। प्लास्टिक की रॉड लाया, रब करके लाया तो अपने कागज के टुकड़े वो चिपका रहा था। देखो, चार्ज बॉडी पे आया, रगड़ने की वजह से नहीं दिखता नहीं है, वो तो एक्सपीरियंस होगा। तो मैंने प्लास्टिक की रॉड रखी, देख तो रानी चार्ज आया कि नहीं आया, लेकिन हाँ वो बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा था, मतलब इसके पास चार्ज है। दूसरी एक और रॉड लेके आया, प्लास्टिक की ही रॉड लेके आया, तो ये भी रिपेल करने लगे। तो फिर सिद्ध ही हो गया क्या कि सिमिलर चार्जेस रिपेल्स ईच अदर, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ग्लास की रॉड ली, इसे चार्ज किया यानी कि रगड़ा, रब किया, बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा था यानी कि चार्ज है। दूसरी एक और रॉड ली प्लास्टिक की, आमने सामने रख दी, ग्लास की रॉड सामने रखी, प्लास्टिक की रॉड के सामने, देखा ये अट्रैक्ट करने लगा, यानी कि ग्लास वाला चार्ज प्लास्टिक वाले चार्ज को अट्रैक्ट करता है, यानी कि डिसिमिलर चार्ज attracts each other, dissimilar charge attracts each other। तो ये रूल बना दिया। आज तक आपको ये रूल पता थे, पहली बार आपको मैंने बताया है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन की डेमोन्स्ट्रेशंस ने ये बताया कि ग्लास वाला चार्ज रिपेल्स विद अ ग्लास वाला चार्ज, प्लास्टिक वाला चार्ज रिपेल्स विद अ प्लास्टिक वाला चार्ज, ग्लास वाला चार्ज अट्रैक्ट्स प्लास्टिक वाला चार्ज, यानी सिमिलर चार्जेस रिपेल्स ईच अदर एंड डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। मैं ये नहीं कह रहा एग्जाम में पूछेगा, लेकिन सब ये पता तो होना चाहिए। हर चीज जो क्लास में पढ़ाई जाएगी वो ये सोच के पढ़ना कि एग्जाम में आएगी, ये गलत है। मेरा काम आपको फिजिक्स सिखाना है, उससे क्या होगा, उससे आपके न्यूमेरिकल भी खुद ब खुद सॉल्व होंगे, कॉन्सेप्ट भी सॉल्व होंगे। खैर, अभी तक बात समझ में आ गई है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि similar charges repels each other, dissimilar charges attract each other based on the demonstration conducted by Sir Benjamin Franklin. This is on page number 1 of your booklet. You can see the 3 diagrams here. आप अगर आपके पास पैकेजेस हैं तो पैकेजेस में देखो, पेज नंबर 1 पे पहला जो डायग्राम बना हुआ है उसमें मैंने तो बहुत अजीब सा डायग्राम बनाया, आप देख रहे हो वहां बड़ा यूनिक, बड़ा सुंदर सा डायग्राम बना हुआ है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना यार तो एनसीईआरटी के डायग्राम दिखाई देंगे, समझ में आएंगे। तो पहला डायग्राम जो ए है वहां पे ग्लास वाले के साथ रिपल्शन दिखा रहा है, प्लास्टिक वाले के साथ रिपल्शन दिखा रहा है, और डायग्राम सी में अगर आप देखोगे तो प्लास्टिक वाला और ग्लास वाले के बीच में अट्रैक्शन दिखा रहा है। तो ये तीनों डायग्राम वहां पे बने हुए हैं। अब चूंकि आप देखोगे पेज नंबर 2 में ऊपर पेज खाली है, तो प्लीज आप वहां पे लिखें अकॉर्डिंग टू, आप वहां पे पेज खाली है, जहां जहां पेज खाली है वहां लिखोगे। आपके पैकेजेस में बहुत स्पेस होता है तो आप अपने पैकेजेस में लिखोगे, रजिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है अलग से। हाँ, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल का रजिस्टर लगाना है वो एक अलग चीज है, बट बुकलेट्स में ही आपको सारा कंटेंट लिखना होता है, बाहर कुछ नहीं लिखना। तो पेज नंबर 2 में ऊपर जगह खाली होगी, वहां पे लिखें अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, according to the results of demonstration conducted by Sir Benjamin Franklin, as shown above, it is stated that हम इन एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। It is stated that similar type of charges repels each other, and dissimilar type of charges attracts each other, Similar type of charges repels each other and dissimilar charges
अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो ये कहां से आया फैक्ट, इसका फैक्ट क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेशन है। फिर अब बात हो रही थी, ये आपको समझ में आ गया, आपने लिख लिया होगा। अगर आपको टाइम चाहिए आप वीडियो पॉज करके जो भी मैंने कहा उसको आराम से लिख सकते हैं। और यही ब्यूटी है इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स की। लाइव लेक्चर में तो भाग जाते हैं, मतलब ऑफ कोर्स आगे आगे लिखना पड़ता है, क्लास के बाद भूल भी जाते हैं कई बार। तो रिकॉर्डेड में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। दैट इज वाई हमने ये पोर्टल जनरेट किया कि साहब क्लासेस जो है रिकॉर्डेड लेंगे, उसके बाद लाइव इंटरेक्शन, उसके बाद डाउट सेशंस होंगे। चलिए मैं थर्ड क्लास में आपको अपना नंबर दे दूंगा, वो क्या क्या नंबर है आपको सब मिल जाएगा, उसकी फिक्र ना करें। कि आपको डाउट पूछना है आप मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, थर्ड क्लास में आपको दूंगा उसका नंबर। तो ग्लास वाला चार्ज ग्लास वाले चार्ज को रिपेल किया, प्लास्टिक वाला प्लास्टिक को रिपेल किया, ग्लास वाला प्लास्टिक को अट्रैक्ट किया। समझ में आ गया। और मुझे तो पहले से ही पता है, बिकॉज हमने एक कन्वेंशन बना रखा है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। मुझे मालूम है, मैंने कन्वेंशन बना रखा है। बट पॉइंट इज, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उस पर एक प्रॉपर्टी आ जाती है, उस पर एक चार्ज आ जाता है। उस चार्ज को पॉजिटिव, उस चार्ज को नेगेटिव क्यों बोला गया? मान लीजिए साहब एक बॉडी है हमारे पास, इस बॉडी ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, चार्ज आ गया +3e, 3 इलेक्ट्रॉन वापस गेन कर लिए, चार्ज आ गया -3e। बोलो व्हाट इज द टोटल चार्ज? 0। और बात सुनने में ठीक भी लग रही है। एक बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, 3 इलेक्ट्रॉन पहले लूज करे, 3 वापस ले लिए, तो न्यूट्रल तो हो गई। अच्छा, अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव और प्रॉपर्टी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव नहीं बोलता, तो क्या होता? मान लीजिए हम बोलते हैं कि साहब एक बॉडी है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, लूजिंग की प्रॉपर्टी को अल्फा बोलता और गेनिंग की प्रॉपर्टी को बीटा बोलता। तो मान लीजिए इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इस पे चार्ज आ गया 3 अल्फा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए चार्ज आ गया 3 बीटा। तो टोटल चार्ज 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, 0 तो नजर नहीं आ रहा। माने कि अगर समझ में नहीं आ रहा, ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं कि सब न्यूट्रल अगर कोई बॉडी है तो कैसे पता चल रहा है? न्यूट्रल अगर कोई बॉडी है तो ऐसा पता चल रहा है कि टोटल चार्ज की वैल्यू 0 हो जाए। यहां तो नहीं हो रहा ना, यहां तो हो पा रहा है। अगर मैं चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव लेता हूं तो अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो मैं उसकी न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन कर सकता हूं। इसीलिए चार्जेस के नाम को पॉजिटिव और नेगेटिव रखा गया था कि साहब लूज करोगे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, गेन करोगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अच्छा मान लो ये लेता, लूज करोगे अल्फा, गेन करोगे बीटा, तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, नेट चार्ज 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, 0 तो नहीं लग रहा ना। तो एक कन्वेंशन बनाया गया कि द प्रॉपर्टी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड द प्रॉपर्टी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव, सो दैट इफ अ बॉडी लूजेस इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि लूज भी इक्वल कर दिए और गेन भी, तो बॉडी न्यूट्रल कहलाएगी। सो व्हाई द चार्जेस आर नेम्ड एज पॉजिटिव नेगेटिव, सो दैट एक तो उस पर मैथमेटिक्स आराम से की जा सके। अब जैसे मान लीजिए हमने बोला साहब एक बॉडी है, इस पे चार्ज की वैल्यू यहाँ पे 2 कूलम है, यहाँ पे -2 कूलम है, बताओ नेट चार्ज कितना है? आप बोलोगे साहब 0 कूलम है। 0 तो बोल दिया, लेकिन क्यों बोल दिया? बिकॉज 2 -2 0 हो गया। आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकें उस पे, आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकें उस पे और आप न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन कर सकें, इसलिए चार्जेस के नामों को पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा गया। प्लीज इसे कॉन्टिन्यूएशन में लिखें। द चार्जेस आर नेम्ड, द चार्जेस आर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, द चार्जेस आर नेम्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, द चार्जेस आर नेम्ड पॉजिटिव और नेगेटिव, so as to explain the electrical neutrality, 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 as well as so that mathematical calculations can be performed, so that mathematical calculations can be performed, so that mathematical calculations can be performed, कि साहब उस पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी लगा सकूं, इसलिए चार्जेस के नामों को पॉजिटिव और नेगेटिव रखा गया। एक छोटा सा नोट और लिख लेते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आगे के लिए, कि कोई बॉडी न्यूट्रल कब होती है?
तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है, ऐसे एरो कर के लिख लो। न्यूट्रल बॉडी कौन है, जिसपे इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हो, जिसपे इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो। अ बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल इफ इट कंटेन्स इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अगर किसी बॉडी पे इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, अगर किसी बॉडी पे इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं तो वो बॉडी न्यूट्रल कहलाती है। तो ये सब बेंजामिन फ्रैंकलिन की देन है। चलिए आगे चलते हैं। अब किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक डिवाइस बनाया, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। या आपके बुकलेट के पेज नंबर 2 पे बना हुआ है, पेज नंबर 2 पे, और एनसीईआरटी में भी आप देखोगे तो सेकंड पेज पे एनसीईआरटी पे है। इसलिए मैं ओरिएंटेशन क्लास में कह रहा था, भाई मेरी क्लास देखने के लिए मेरी बुकलेट होना जरूरी है। हम एक पैटर्न पे पढ़ाते हैं, यूट्यूब की वीडियो थोड़ी ना है यार ये साहब कुछ भी पढ़ा रहे हैं, लिख दिया, सब पैटर्न है सर ये। बिकॉज उससे एक रेगुलरिटी एक मेंटेन होता है, एक प्रोटोकॉल है, बुकलेट से पढ़ना है। इसलिए मैंने आपको बोला था आप अपने असाइनमेंट सेक्शन में जाके क्लास देखने के लिए बुकलेट निकाल लें। चलो जी, इलेक्ट्रोस्कोप की बात करते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोस्कोप? इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिस डिवाइस से आप बता सकते हो किसी बॉडी पे चार्ज है नहीं। ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज के हिसाब से ग्लास पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा, बिकॉज ग्लास का वर्क फंक्शन लीस्ट है, वो इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज ही करेगा। प्लास्टिक का वर्क फंक्शन सबसे हाईएस्ट है, तो ये कभी लूज नहीं करेगा, बस हमेशा गेन ही करेगा। इस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे हमेशा ही नेगेटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट है या नहीं उसको डिटेक्ट कर सकता है। अगर आपके पास बुकलेट है, आप पढ़ रहे हो तो देख रहे हो कि इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। कैसा सेटअप होता है, सेटअप बना देता हूं। इसके अंदर होती है एक मेटल की रॉड, उसके ऊपर लगा होता है एक नॉब मेटल का, और यहां पे लगी होती हैं पत्तियां, लीव्स लगी होती हैं, लीव्स हैं ये लीव्स हैं, पतली। ये मेटल की रॉड है, ये मेटल रॉड है, और ऊपर क्या है, मेटल का नॉब है। थोड़ा सा पोर्शन है, सरफेस एरिया बड़ा है। इस पूरे को हम एक ग्लास पैनल में डाल देते हैं। ग्लास इसलिए बिकॉज वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो सामने दिखाई दे रहा होता है कि अंदर क्या गतिविधि हो रही है। गतिविधि मतलब एक्टिविटी क्या हो रही है। मान लो मेरे पास एक ग्लास की रॉड है, और आप सबको मालूम है ग्लास की रॉड को ऐसे आपस में रब करूंगा तो क्या होगा, ग्लास इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बिकॉज उसका वर्क फंक्शन सबसे कम होता है। तो ग्लास ने वर्क फंक्शन कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज किए, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और मैं वो रॉड को यहां लाकर खड़ा कर दिया। या मान लीजिए हमारे पास प्लास्टिक की रॉड है, प्लास्टिक रॉड को किसी बॉडी के साथ, सिल्क के साथ रब किया, मुझे पता है प्लास्टिक पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। क्यों? बिकॉज प्लास्टिक का वर्क फंक्शन सबसे हाई होता है। तो हमने बोला कि साहब यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। अब जैसे ही ये मेटल के साथ कांटेक्ट में आया, बिकॉज मेटल इज अ गुड कंडक्टर, तो ये जो नेगेटिव चार्ज इस बॉडी के ऊपर है वो इसके माध्यम से नीचे जाना शुरू कर देंगे। और जैसे ही ये इन दो लीव्स, ये पत्तियां होती हैं, अगर आप पेज नंबर 3 देख सकते हो बुकलेट का, या फिर आपके पास एनसीईआरटी है, तो ये लीफ ऐसे होती है, इसे बेंड कर देते हैं, ऐसे इसे बेंड कर देते हैं, ऐसे बना देते हैं इसको। लीव्स ऐसे थी, उसे बेंड करके ऐसे बना दिया। अब इसके अंदर ऐसे लटकी हुई है। अब जैसे ही ऊपर से नेगेटिव चार्ज आया, अगर इस बॉडी पे चार्ज है, जो कि हमने एज्यूम किया है कि प्लास्टिक की बॉडी को रब करके लाया हूं, तो जैसे ही इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आया, लीव्स पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये लीव्स ऐसे से ऐसे हो गई। ये कैसे हो गई? ये डाइवर्ज हो गई, ये फैल गई। मतलब ये डायग्राम ऐसे बनाया रखा है, तो मैं इसको बता देता हूं कि साहब अगला डायग्राम अगर मैं बना रहा हूं तो मैं दिखाता हूं ऐसे कुछ। कि पहले एंगल कम था, अब ये और बड़ा हो गया, यानी लीफ से ऐसे चली गई, दूर दूर चली गई। इनके बीच में क्या आ गया? इनके बीच में डाइवर्जेंस आ गया। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? डाइवर्जेंस। कि लीव्स पहले ऐसे पड़ी हुई थी, जैसे रॉड लगाई लीव्स ऐसे हो गई। देयर इज अ डाइवर्जेंस इन दी लीव्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्यों आई डाइवर्जेंस? क्योंकि ऊपर से नेगेटिव चार्ज आया होगा, यहां से नेगेटिव चार्ज उतरा, नीचे आया, डाइवर्जेंस हो गई। तो डाइवर्जेंस सिग्निफाइज व्हाट? द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कि अगर चार्ज है तो डाइवर्जेंस आएगी। मानो डाइवर्जेंस ही नहीं हुई, भाई लीव्स ऐसे पड़ी हुई, ऐसे पड़ी रह गई, यानी उस पर चार्ज है ही नहीं। बिकॉज चार्ज होता, रिपल्शन होता, ये लीव्स ऐसे चली जाती। यानी डाइवर्जेंस इन द लीव्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप
divergence in the leaves of electroscope represents the presence of charge, represents the presence of charge. If there is a divergence, there must be a charge. मान लो हमने कोई रॉड लगाई, रगड़कर यहां टच करा दी, डाइवर्जेंस आया नहीं, मतलब चार्ज नहीं है. अच्छा, इमेजिन करो एक रॉड लगाई, कम डाइवर्जेंस आई, दूसरी रॉड लगाई, बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस आ गई. तो अगर कम डाइवर्जेंस आई तो यानी ऊपर से कम चार्ज उतरा होगा, उस बॉडी पे कम चार्ज होगा. ज्यादा डाइवर्जेंस आई यानी नीचे ज्यादा चार्ज होगा, ऊपर से ज्यादा चार्ज उतरा होगा. यानी डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. ज्यादा डाइवर्जेंस ज्यादा चार्ज, कम डाइवर्जेंस कम चार्ज. तो यहां मैं एक पॉइंट लिख देता हूं कि डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस represents magnitude of charge. High divergence, high magnitude. Low divergence, low magnitude. हां, डाइवर्जेंस आएगा तो चार्ज है. और आप खुद सोचो कि सब नेगेटिव प्लास्टिक रॉड की जगह अगर ग्लास रॉड लगाई जाती पॉजिटिव की तो क्या होता? तो पॉजिटिव चार्ज होता है यहां पे सारा. तो पॉजिटिव चार्ज नीचे उतरता तो भी रिपल्शन होता. यानी चाहे पॉजिटिव रॉड आए चाहे नेगेटिव रॉड आए, डाइवर्जेंस आएगा अगर चार्ज है, और अगर डाइवर्जेंस आ गया तो मतलब चार्ज है. तो इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि बॉडी पे चार्ज है या नहीं है. आप लोगों ने एक डिवाइस सुना है जो करंट मेजर करता है. हाँ, आपने सही सुना, एमीटर बोलते हैं उसको. एक डिवाइस है जो वोल्टेज मेजर करता है, वोल्टमीटर बोलते हैं उसको. एक डिवाइस है जो करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं उसको. एक डिवाइस है जो चार्ज बॉडी पे है या नहीं है वो पता करता है, इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं उसको. तो दीज आर डिवाइसेस. ना आगे जब हम लोग बात करेंगे, मैं अपना लेक्चर यहीं पे रोकूंगा, तो एक ही साथ ऑनलाइन बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं डालते हैं हम धीरे धीरे पेस बनाएंगे आप लोगों का. तो मैं कह रहा हूं जब आगे हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर में तो हम इसी कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे. ये जो मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया अभी, या आपको अपने बुकलेट के पेज नंबर 5 पे लिखना है. पेज नंबर 5 पे अगर आप अपने पैकेजेस का, अगर आपके पास पैकेज नहीं है, सबसे पहले तो चिल करो, कुछ नहीं होता, लिखने के लिए जगह मिलेगी पैकेज जब आएगा. लेकिन अगर आपके पास पैकेज है तो पेज नंबर 5 पे इसको लिखना है. दीज आर कॉल्ड एज मेथड ऑफ चार्जिंग. मेथड ऑफ चार्जिंग जो होता है वो 3 प्रकार से होता है. मेथड बाय कंडक्शन, बाय फ्रैक्शनल रेक्टिफिकेशन. ये उसी का पार्ट है जो मैंने आपको आज क्लास में पढ़ाया. और अगली क्लास में पेज नंबर 4 से हम लोग शुरू करेंगे. अगर आपके पास पैकेजेस नहीं है, दैट्स ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ ऐसी मैंने आज क्लास में नहीं पढ़ाई है जो आपको समझ में नहीं आई हो. और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आपको कैसे मुझसे कांटेक्ट करना है वो आपको 3rd क्लास में मैं ज़रूर बता दूंगा. तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करें. अगली क्लास में मिलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग के साथ. थैंक यू सो मच. गुड बाय.